व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अब्दुल्ला भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा पहला सवाल आपसे, आपको कितना प्रेशर इस वक्त ट्रंप के ऊपर नजर आ रहा है? क्या आप समझते हैं पाकिस्तान सालसी के किरदार में कामयाब हो जाएगा, कोई डील हो जाएगी? और वर्स्ट केस सिनारियो क्या है आपकी नजर में हुजूर? अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है तो फिर क्या होगा? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका नजरिया हुजूर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई, आपने मदु किया। देखें, पहली बात यह है कि इस टाइम पे दबाव यह है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ वीडियोस, कुछ एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड चीजें शायद गर्दिश करना शुरू कर दें, शायद उनके कारोबार को कमजोरी पड़ जाए, क्योंकि इस टाइम पे मेरा ख्याल है जिस पोजीशन पे वो आ चुके हैं या उम्र के जिस हिस्से में हैं, उनको कोई परवाह अमेरिका की तो रही कोई नहीं है। क्योंकि अगर उनको अमेरिका की ख्याल होता, अमेरिका को उन्होंने ग्रेट बनाना होता, तो जो उनके पहले ख्यालात थे वो दुरुस्त थे कि हम जंगे नहीं चाहेंगे, हम अमन की तरफ जाएंगे, हम जो है वो मईशत को बेहतर करेंगे, ताल्लुकात को उस्तवार करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो उन्होंने अमल किया वो टोटल अलग है। उससे यकीनन ट्रंप एम्पायर को बहुत फायदा हो रहा है, उनके दोनों जो साहबजादे हैं उनको बड़ा फायदा हो रहा है, उनका जो स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उनको बड़ा फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ जो उनके वहां काउंटर पार्ट्स बैठे हुए हैं कारोबारी, नेतन्याहू एंड कंपनी, उनको भी बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि कारोबार के अंदर जो बिलियंस एक एक दिन के अंदर इन्होंने बनाया है, एक स्टेटमेंट से तेल की कीमतें आसमान पर, एक स्टेटमेंट से तेल की कीमतें जमीन पर, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने में वो बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब हो गए हैं। अब उनके जो जैरेड कुशनर दामाद हैं, वो हर बार उनको जैसे ही वो किसी फैसले पे अमेरिका की सोच के मुताबिक जब वो एक फैसले पे पहुंचते हैं अमेरिका के मफाद के अंदर, तो फिर उनके ऊपर एक जाती तौर पे, जो आपको मालूम है एप्स्टीन फाइल के अंदर घिनौना जो किरदार रहा है इन लोगों का, वो तो इनको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये क्या किरदार अदा करते रहे हैं। तो जाहिर है वो दबाव जो है वो अमेरिका के मफाद के ऊपर हावी हो जाता है। ये तो एक आपने बात कर ली। अब जो दूसरा इसका कि वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि नंबर वन, अमेरिका एक शॉर्ट हमला कर दे, शॉर्ट हमला करके कोई एक टारगेट जो जिसको कहते हैं अलामती टारगेट, वो अचीव कर ले और कहे कि जी हमने तो कर दिया और अब हम जा रहे हैं। आपको पता है अफगानिस्तान में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, इसको कहते हैं कट एंड रन पॉलिसी। और अगर ये कट एंड रन पॉलिसी अपनाते हैं तो ये भी एक मुमकिन है। दूसरा, अभी तो ऐसा ही है कि वो मैंने आपको खुद हाथों से पकड़ा हुआ है और मैं आपको कह रहा हूं मुझे छोड़ दो, मैंने जो है लड़ना है तुमसे, पकड़ा हुआ भी मैंने खुद है। भाई मसला यहाँ ये है कि आज सऊदी अरब की सुन रहे हैं, कतर की सुन रहे हैं, यूएई का जो बात है उसको मान रहे हैं, पाकिस्तान के ट्वीट के ऊपर सीज फायर कर देते हैं। ये तमाम बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीम रजामंदी तो ऑलरेडी है, खामोशी जो है वो इस बात की अलामत है कि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन क्योंकि नाक भी नीचे नहीं हो और मैं कोई ना कोई अपना पैर ऊपर रख के मामलात कर लूं, ये ईरान होने नहीं देगा। और उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी है, अस्करी सतह पे भी और अपने जिस्मानी सतह पे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पहले दिन से, जंग होने से पहले भी स्टीव विटकॉफ का ये बयान था कि हमें हैरानगी है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहा, मेरे से दब क्यों नहीं रहा। अब वो नहीं दब रहे भाई, अगर दुनिया में होता है लोग नहीं दबते आपसे, कई जो है वो आगे खड़े हो जाया करते हैं। तो दूसरा जो सिनेरियो है वो है लॉन्ग टर्म वॉर का। लॉन्ग टर्म वॉर के अंदर देखें, अभी जो उन्होंने कहा 40 दिन क्या अभी उन्होंने जो जंग लड़ी उसमें सिर्फ 30% ईरान का असला इस्तेमाल हुआ, ये उन्होंने अमेरिकन रिपोर्ट ने कहा। और अगर 30% असला इस्तेमाल हुआ तो 70% असला कितने महीनों में इस्तेमाल होगा, ये आप मेरे से बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जंग है, गर्मी शदीद है इस टाइम पे, पाकिस्तान में धुएं निकल रहे हैं, तो वो तो अरब है और जहां आबनाए हुर्मुज की वजह से यहाँ सांस यहाँ बंद होता है। तो मुझे ये बताएं कि अब सारी सूरत हाल के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन तो नजर नहीं आता,
तो फिर फजाई ऑपरेशन तो एयरफोर्स को तो पहले ही उन्होंने डिसएंगेज कर लिया था जब उनके F-35, F-15, A-10 थंडरबोल्ट, KC-135, C-3 जहाज गिरना शुरू हो गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने फजाई ऑपरेशन तो खत्म कर दिया था। तो उसके बाद रह गए मिसाइल। एक आपको पता है कि इनकी एक सबमरीन भी जाके मारी जा चुकी है, और अभी इन्होंने जो जंग की तैयारी होती है उसके लिए तो फिर आपको पता है कि माजी में जिस तरह से USS ट्रिपोली इन्होंने भेजा था और उसके अंदर 5000 मरीन वगैरह शामिल थे, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के लोग शामिल थे इसी, और फिर USS सैन डिएगो जो एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए जो है वो पहचाना जाता है, यानी कि समुंदर से जमीन के ऊपर, तो वो जो था वो तो उनको अब तो वो नहीं है वहां मौजूद। तो कौन है, पहले तो USS अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड भी मौजूद थे, अब वो खित्ते में नजर नहीं आ रहे। तो ये जंग की तैयारी नहीं लग रही, मतलब तैयारी के लिए जो मिलिट्री पोस्चरिंग दूसरे लफ्जों में वो आपको नजर नहीं आ रही। तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर मैं यही कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग की तैयारी तो करते नजर नहीं आते। दूसरी जानिब जो उन्होंने थॉट मिसाइल और दीगर का ऑर्डर दिया था वो तो कहते हैं कि साल में टोटल बड़ी मुश्किल से पूरा जोर लगा लें तो 250 से ज्यादा बना नहीं सकते, उसमें से इसराइल को भी देने हैं, खुद भी इस्तेमाल करने हैं, अरब दुनिया को भी देने हैं, और फिर सबसे बढ़कर UAE जो है वो बहुत वल्नरेबल है, जिसके अभी न्यूक्लियर उसके ऊपर एक जगह के ऊपर हमला हुआ जिनमें से 3 में से 1 ड्रोन लग गया। ईरान ने उससे इनकार किया है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 3 में से 1 लगा है तो इसका मतलब है हिट रेशो 33% है। 33% का मतलब यह है कि अगर वो 10 मिसाइल मारेंगे तो तकरीबन 3.5 मिसाइल वहां जाके लग जाएंगे। अब तला भाई अब आप खुद देख लें कि 3.5 मिसाइल अगर न्यूक्लियर पे लग गए और खुदा न खाता वहां ताबकारी फैल गई तो फिर अब्दुल्ला भाई 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, 2023 से गजा की नस्लकुशी चल रही है। मुझे लग रहा है कि इस दौर में जो जंगें शुरू हो रही हैं वो शुरू करना आसान है, उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। सर, ये जंग आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है? नकवी साहब राजी कर लेंगे? आज भी ईरान में है वो। देखिए, नकवी साहब का राजी करना या ना करना बात नहीं है, नकवी साहब नहीं राजी कर सकते। जो ईरान ने फैसला किया है उसके ऊपर राजी नहीं कर सकते। आप बताएं ना, गारंटी कौन देगा? मेरा ख्याल है कि चाइना से जाने के बाद उनकी काफी डोनाल्ड ट्रंप साहब की झाग तो बैठ ही गई है। आपने देख लिया उनके इस्तकबाल में और सदर पुतिन के इस्तकबाल में कितना बड़ा फर्क था। बहरहाल मेरा ख्याल ये कहता है कि इस टाइम पे चाइना ने अपना ऑयल सिक्योर करने का एक प्लान बता दिया हुआ है अमेरिका को बड़ा वाज़ेह तौर पर। ताइवान के ऊपर कुछ कंसेशंस लिए हैं और जाहिर है उसके बदले में अमेरिका को कुछ दिया भी होगा, लेकिन इस सब के बावजूद जहां विल टू रेजिस्ट मौजूद हो वहां आप कौम को शिकस्त नहीं दे सकते, ये बात तय है। और अभी अगर जंग लंबी करेंगे तो लंबी करने में देखें यूक्रेन का मामला, इसी तरीके से गजा का मामला, लेकिन यहाँ मसला जो है आगे लोग पड़ गए हैं। और यहाँ मसला यह है कि यहाँ अपनाए हुरमुज है, यहाँ मसला यह है कि यहाँ गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने $3.25 ट्रिलियन की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट का वादा किया हुआ है, और वो पैसे तो आते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आज की जो मेरी रिपोर्ट एक तहकीकात में पढ़ रहा था उसके मुताबिक $300 बिलियन का गल्फ ममालिक को नुकसान आज तक के दिन में हो चुका है। एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री और उनका जो ऑयल प्रोडक्शन और इसी तरीके से होटल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी बैठ गई है। और अगर ये बैठ गई है तो इसी वजह से तो ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला किया था, क्योंकि 4.5% तेल के ऊपर रिफाइन करने पे UAE को वो पैसा हासिल नहीं होता था, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी का काम सिर्फ 30% उनकी इकोनॉमी का हिस्सा बनता है, तो बाकी 70% इकोनॉमी का तो सत्यानाश हो चुका है। ये वो वजूहात हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि यहाँ जंग तवील नहीं हो सकती। अभी इनको बहाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अगर इनको कोई बहाना अमेरिकनों को दे दें और पता चल जाए कि जनाब हजूरे वाला शिकस्त तो आपकी हो चुकी है, चुपचाप करके निकल जाए। आपने ईरान को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर मैं ये फतह कहता हूं, शिकस्त कहता हूं, तो ईरान की भी यहाँ कोई फतह मैं उस लिहाज से नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। $270 बिलियन का नुकसान ईरान को हुआ, जानी नुकसान उनको हुआ, माली नुकसान हुआ, उनका जो सिविल
सिविल आबादी है टारगेट किया गया, उनकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, IRGC को नुकसान पहुंचा, ये तो बात रियलिटी बेस्ड है। लेकिन इस सब के बावजूद जो उन्होंने सुपर पावर का एक नाम था वो अमेरिका से छीन लिया, जिसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इकरार कर लिया चाइना पहुंचते ही कि जी मैं सुपर पावर चाइना के पास आया हूं। तो चाइना को सुपर पावर मानने का तो मतलब यही है कि 2025 की 3 सितंबर की तकरीर जो सदर शी जिनपिंग ने की थी, जिसमें यह कहा था कि जनाब वो हम तो अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही, तो फिर इसका मतलब है कि चंद महीनों में ही अमेरिका को कबूल करना पड़ गया 6 महीने के अंदर कि हाँ अब दुनिया में चीन भी सुपर पावर है। मेरा अगला सवाल अब्दुल्ला भाई आपसे चीन का ही था कि हमने ट्रंप को भी चीन जाते हुए देखा, पुतिन को भी चीन जाते हुए देखा, वजीर आजम भी जा रहे हैं इसी महीने। मुझे लगता है अब चीन को ताइवान हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता, और ट्रंप के बयानात से भी ऐसे लग रहा है कि उसने भी जहन बना लिया है कि एक ना एक दिन तो अब ताइवान चीन के हवाले करना ही पड़ेगा। आपकी नजर में, क्योंकि आज 75 साल भी हुए हैं अब्दुल्ला भाई पाक चीन दोस्ती को और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को, उनकी डेलीगेशन हमारे असेंबली में भी आए थे, हमने उनको सलाम भी पेश किया। आपकी नजर में पाकिस्तान अपनी चीन की दोस्ती से कैसे मजीद फायदा उठा सकता है, क्योंकि हमारे आपको मालूम है प्रॉब्लम्स बहुत है इंटरनल, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा इस दोस्ती का। एक तो ये पुतिन और ट्रंप के टूर को कंपेयर कीजिएगा सर, और पाकिस्तान का जो टूर आने वाला है, आपकी नजर में हमें क्या करना होगा इस दोस्ती से भरपूर फायदा उठाने के लिए? देखिए इसके अंदर जो एक उनके तो चीन में उनका पुतिन और उसका तो एक ही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के हम चल रहे थे वो चल रहे थे, पर वॉशिंगटन में रहने वालों के दिल जल रहे थे। तो मकसद ये है कि जो चीज उन्होंने देख ली है वो तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इस चपाक चीन दोस्ती का या पाक ईरान का जो ताल्लुक है, पहली बात यह है कि इंडिया ने जब आपको पता है कि आबनाए हुर्मुज खुली हुई थी और उस टाइम पे तेल की तरसीलात का मामला था, अमेरिका ने ईरान के ऊपर से पाबंदी हटा ली थी तेल बेचने पे। पाकिस्तान सो रहा था उस टाइम पे क्या, और पाकिस्तान का तो आबनाए हुर्मुज से कोई ताल्लुक भी नहीं है। पाकिस्तान चाहता तो बॉर्डर से अपना तेल की जरूरियात पूरी कर लेता, जो कि इंतहाई सस्ते रेटों पर है। ऑलमोस्ट 16 रुपए लीटर पेट्रोल और 8 रुपए लीटर डीजल, ये तो वो जो है जो खुद वो देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमने वो नहीं किया, क्यों नहीं किया ये तो अब जाहिर है इसका जिम्मेदार तल्ला जो तभी को ठहरा दें या अब्दुल्ला गुल को ठहरा दें, बाकी तो सारे मासूम लोग हैं बेचारे, इन लोगों को थोड़ी कुछ कहना है। अच्छा, दूसरी जानिब अब हम आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि चीन के फायदा, देखिए चीन से फायदा आप तब लेंगे जब आप अब ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अगर आप वेस्टर्न तैयार करदा वर्ल्ड ऑर्डर जो कि पिट चुका, पूरी दुनिया मान चुकी, आपके साथ मेरी तब बातें हुआ करती थी कि वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है जब दुनिया को ये बात ही नहीं करते थे, आप मेरे गवाह हैं इस बात के। तो जब वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो चुका है तो फिर अब पाकिस्तान को ईस्टर्न ब्लॉक के हवाले से अपने फैसले करने पड़ेंगे। अगर ईस्टर्न ब्लॉक से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदा ही फायदा है। और अगर शहबाज शरीफ को राजी कौन करेगा तो वो इस दौरे में जाके ये बोलें कि मैं ट्रंप के साथ ज्यादा कुर्बत नहीं रखूंगा, शी जिनपिंग आपके साथ रखूंगा, ये कैसे होगा सर? नहीं, आपको जरूरत नहीं होती बोलने की, आप अमेरिका से पूछें व्हाट कैन यू डू फॉर अस, आप बताएं ना जी हमारे लोग मर रहे हैं। आपने मुझे तला भाई ये बताएं कि जब गल्फ वॉर हुई थी, जनरल नॉर्मन शॉर्टकॉफ उस टाइम पे वहां था अमेरिकन कमांडर, तो उस टाइम पे मिस्र ने अपने कर्जे माफ करवा लिए थे। हमने माफ कराए कर्जे? नहीं माफ कराए। हमने कोई उनसे कहा कि जनाब हमारा जो बिजनेस कोटा है वो बढ़ा के डबल कर दो? नहीं कहा। तो भाईजान हमने ये कहा कि अमेरिका जो असला छोड़ के दहशतगर्दों के हाथ में अफगानिस्तान चला गया है वो वापस ले लो? हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि तुम BLA और मजीद ब्रिगेड की जो लीडरशिप बैठी है जनीवा में, जिनको तुम दहशतगर्द करार दे चुके हो, उनको पकड़ लो। हमने ये कहा कि उनकी जो वेबसाइटें चल रही हैं उन्हीं को बंद करा दो। तो भाईजान हमें नहीं कहा कि हमें आफिया सदीकी वापस कर दो। तो क्या कहा हमने, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो अगर आप ऐसे, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बैलेंस करके चलते हैं, ये उसमें हमें क्या मिला? अच्छा, इंडिया को बहुत ट्रंप ने गालियां दी, उनको 11-0 के इशारे किए, लेकिन
ट्रेड टैरिफ 18% कर दिया, पाकिस्तान का 19% रहा। उनके साथ 10 साल की डील कर ली, दिफाई डील कर ली, लेकिन पाकिस्तान की डील जो है वो कहीं भी नहीं रही। उनके साथ आपने अभी तक पाकिस्तान का पानी का मामला नहीं हल करवा पाए। अमेरिका ने एक उनको जो है वो बुला के एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया कि तुम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो और ये नहीं होना चाहिए। मुझे आप बताएं ना फिर कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन अब्दुल्ला भाई? अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान अपना सिलसिला जारी रखे हुए है, लेकिन भारत इस टाइम पे भरपूर उनकी मावनत कर रहा है, इसराइल मावनत कर रहा है, पाकिस्तान को उलझाने का पूरा प्लान है। मजीद इसके अंदर खुदा न खास्ता जो दहशत गर्दी है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में कुछ अरसा रुक गया था जब गल्फ वॉर आपको पता है चल रही थी, तो उस टाइम पे ईरान का जो मामला जितना भी चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ गल्फ के ममालिक को चैन आ चुका था और बीएलए और मजीद ब्रिगेड को जो मुआवनत थी वो खत्म हो चुकी थी। अब दोबारा से एक दफा फिर खड़े हो गए हैं और फिर जो इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी वो अब अरूज पे पकड़ रही है और केपी में जो हो रहा है वो आपके सामने है। ये निजाम अब नहीं चलेगा, साफ सी बात है। ये जो सियासी निजाम है इसके अंदर अगर देखें, मार्शल साहब ने भी तर्ज हुक्मरानी का जिक्र किया था अब्दुल्ला भाई। सर जी बात वही है ना, देखें आपको मैं ये ऐसे ही है कि मैं दावत पे बुलाता हूँ, सोने की प्लेट पे आपको खाना रखता हूँ और साथ प्लास्टिक और कांटे के जो चमचा और कांटा है वो मैं आपको प्लास्टिक के दे देता हूँ। तो भाईजान ये हम जिस हुकूमत के साथ या जिस निजाम के साथ चल रहे हैं ये ऐसा ही है। हमारी फौज जितनी मर्जी कुर्बानी दे ले, हमारे लोग जितना मर्जी शहादतें दे ले, जिन लोगों ने लेके चलना है उनकी प्रायोरिटीज में। अनमोल पिंकी क्या कह रही है, किसका नाम ले रही है? साबिक वजीर आजम का। बताएं ना, उस टाइम पे फिर पुलिस वालों को खांसियां शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू हो जाती हैं? जब वो आवाज आती है तो पता चलता है कि वो खामोश हो जाती है। तो वो क्यों खामोश किया जाता है बताएं, मुझे समझाएं। अनमोल पिंकी का, चलें यही बात कर लेते हैं, अनमोल पिंकी का निकलेगा कुछ? क्या उसके साथ जुड़े बड़े बड़े नाम जो हैं वो पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे? नहीं, गिरफ्तार होगा ये आपका कैमरामैन गिरफ्तार होगा, ये गिरफ्तार होगा तो आपका जो वहां खड़ा हुआ जो चपड़ासी है बेचारा वो गिरफ्तार हो जाएगा। जो गरीब आदमी है वो उसको और मारो, उसको भूख से मारो, पेट से मारो, उसको पेट मार मारो, उसको पीठ मार मारो, उसको अजियत दो, लेकिन ना 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 अमीर के ऊपर ताकतवर पे ना जी ना। उनके लिए कानून अलग है। अगर आपने ऐसे ही चलाना है तो फिर ठीक है, फिर कर लें आप। अब्दुल्ला भाई आखिरी सवाल, मुल्क के सियासी मुआशी हालात पे ईद सर पे खड़ी है, पेट्रोल बिजली गैस ने हवा निकाल दी आवाम की, IMF की सख्त शराइत आ रही हैं अगले बजट के लिए, और हुकूमत अगर अपना FBI टैक्स टारगेट पूरा ना करे तो वो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी लगा देती है, एहसन इकबाल ने बताया है। सियासी तौर पे PTI वाले बेचारे कल भी एहतजाज करने की कोशिश कर रहे थे। आपको उन पे रहम आता है, नहीं आता है? इमरान खान जेल से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और जवानाने पाकिस्तान पार्टी, आपकी पार्टी कब एक्टिव होगी सर? वो देखिए ये बात बड़े सिंपल सी है कि वो शेर है कि पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात मुझे, तू झुका जो गैर के आगे तन तेरा नमन। और अलामा कहते हैं कि गुलामी में आती हैं गुलामी में काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें। तो ये वो जब आप उस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे आपको IMF वर्ल्ड बैंक को नो करना पड़ेगा। ये IMF वर्ल्ड बैंक इसलिए बनाए गए थे ताकि अमेरिका की स्याहकारियों के ऊपर पर्दा डाला जा सके जब ये दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ था। और अब हम एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। हमें इनको अब पसे पुष्ट डाल के अपनी तरक्की के ऊपर काम करना पड़ेगा। जवानान पाकिस्तान क्या करे, यहाँ आपने पेट्रोल और उसके अंदर से हवा निकाल दी है, तो फिर अभी बकरों में से भी हवा निकल गई है। ये गरीब कौम क्या करे? अभी जो 5 लाख रुपए का पिछली दफा जानवर पिशावर में बिकता था, मुझे आज ही बताया किसी ने, और वो अब 2 लाख रुपए में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बॉर्डर बंद हो चुका है। अफगानिस्तान का बॉर्डर $5 बिलियन का हमारा अनऑफिशियल ट्रेड था, हमने वो खत्म कर दिया। पाकिस्तान में 35% से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 47% से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक। अब्दुल्ला गुल ये दूर की कौड़ी नहीं लेके आया।
یہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہا ہوں. انفلیشن آپ کے سامنے کھڑی ہے. پاکستان کے اندر 68% جو ہے فیول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, انڈیا کے اندر نہیں بڑھی. جب آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑھی ہیں, بالکل بڑھی ہیں, لیکن پوری دنیا میں جو فی کس آمدن ہے ذرا اس کو بھی موازنہ کر لیں. پاکستان کی فی کس آمدن اس ٹائم پہ $1200 ہے سالانہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں, $1200 سالانہ کے اوپر فی کا آمدن, اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑھ گیا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے بھی کر دیا. انہوں نے لیوی کیوں لگائی ہے پیٹرول پہ, یہ بتائیں نا, کیوں لیوی لگائی ہے؟ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف نے, انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے, انہوں نے وہ قرضے کھا لیے. اب ماضی کی حکومت ہو یا موجودہ, ان سب نے یہ قرضے جو ہے وہ رج کے استعمال کیے اپنی ذات, اپنے مقاصد کے لیے. عوام کو یہ سٹک اینڈ کیرٹ کی گیم میں ڈنڈے عوام کو اور گاجریں حکمران کو ملی ہیں, یہ سچی بات ہے. جوانان پاکستان کیا کریں گے؟ تنگ آمد بجنگ آمد, باہر نکلیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اب سروائیول کی جنگ ہے. پی ٹی آئی والے باہر نکلتے ہیں ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. ہاں, اندر کر دیں کیا, یہ مطلب ہم تو اگر نہیں کچھ کریں گے تو ہم 6 فٹ اندر ہو جائیں گے, اس طرح 6 فٹ اوپر اندر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویورز پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا میں مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.